तो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल लाइब्रेरी साइंस विद कंचन। आज जो है हम जो एमसीक्यू मैराथन ले रहे हैं सभी यूनिट के। तो आज जो है हमारी यूनिट 6 है लाइब्रेरी मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है क्वेश्चन के पर्पज से भी एज वेल एज आप जब प्रैक्टिकल लाइब्रेरियनशिप में जाते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई पेपर काम आता है आपको, जिसे आप पे बहुत डीप डाउन पढ़ना चाहिए, जो डे टू डे एक्टिविटीज एंड ऑल दिस थिंग्स हैं लाइब्रेरी के हाउसकीपिंग ऑपरेशंस, तो वो सब हमारा मैनेजमेंट कवर करता है। इवन हाउ टू टॉक विद द पीपल, आपका एचआरएम, चेंज मैनेजमेंट, आपका कम्युनिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग। मुझे लगता है कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से, अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं दैट इज डिफरेंट थिंग, बट मेजॉरिटी ऑफ अगर हम देखें कि क्लास में 100 ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं लाइब्रेरी साइंस में, तो 99 लाइब्रेरियन बनते हैं, 1 प्रोफेसर बनता है। ये एक अजम्पशंस है। तो हमें ये पेपर बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज जब आप रियल लाइफ में कहीं जॉब करने जाएंगे ना, किसी लाइब्रेरी में, तो वहां बहुत काम आती हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। एंड मेरा वीडियो अच्छा लगे, इतनी मैं मेहनत करती हूँ, इतना स्लाइड और ये सब कुछ, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द कैरेट एंड स्टिक थ्योरी। जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये एम्प्लॉय है, ये ऑनर है ना, ये हमारा कैरेट है, जो हम इसे अप्रिसिएशन देकर काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं, और नहीं करने पे ये हमारा पनिशमेंट है स्टिक। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कैरेट किसको डिनोट करता है और स्टिक किसको डिनोट करता है। ये हमारा मोटिवेशन का थ्योरी है। ये किसने दिया है? जेरी बेंथम ने, एफ टेलर ने, जोसेफ जुराल ने, या फिलिप क्रॉसबे ने। ये जो है हमारे सारे ही मैनेजमेंट के ऑथर्स रहे हैं। जो है मोटिवेशन थ्योरी या दूसरी जो थ्योरीज है मैनेजमेंट में, वो देने वाले व्यक्ति हैं। तो ये सभी मतलब कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि सभी मैनेजमेंट से रिलेट करते हैं। तो हमारी जो ये कैरेट और स्टिक वाली थ्योरी है, ये दी है जेरेमी बेंथन ने। फिर है द गैंग प्लांक इज एसोसिएटेड विद। जो गैंग प्लांक है, ये किससे एसोसिएटेड है? एडमिनिस्ट्रेशन से एसोसिएटेड है। हमारा पहला तो हमें क्वेश्चन में ही मिल रहा है। अब एडमिनिस्ट्रेशन के भी जो प्रिंसिपल है उसके किस पोर्शन से, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वहां पे भी कहाँ से है। तो जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, हम स्केलर चेन तो सभी जानते हैं। जो ये जो है, हम सीधे आंसर पे आ रहे हैं कि ये स्केलर चेन से है। लेकिन स्केलर चेन से कैसे है? स्केलर चेन में आपने देखा होगा टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप एक हायरार्की मेंटेन होती है ना? सीधे हम टॉप टू कम्युनिकेट नहीं करते हैं स्केलर चेन। सपोज यू आर अ लाइब्रेरी प्रोफेशनल असिस्टेंट, देन यू कैन कम्युनिकेट विद द असिस्टेंट लाइब्रेरियन कैन कम्युनिकेट विद द डिप्टी लाइब्रेरियन, एंड डिप्टी लाइब्रेरियन कैन रिपोर्ट टू द लाइब्रेरियन, एंड लाइब्रेरियन रिपोर्ट टू द वाइस चांसलर एंड द डीन ऑफ यूनिवर्सिटी, एंड जो भी हमारा है हायर पोजीशन। तो इस तरह से हम, अगर एक लीव एप्लीकेशन है, हम लीव एप्लीकेशन लिखते टू द वाइस चांसलर हैं, टू द डायरेक्टर हैं, टू द डायरेक्टर जनरल हैं, बट क्या हम डायरेक्टर को देने जाते हैं वो एप्लीकेशन लीव का? या सपोज हमने कुछ भी लिखा है तो, या आई वांट टू गो सम कॉन्फ्रेंस ऑन द ऑफिशियल डेपुटेशन बेसिस एंड आई हैव टू राइट एन एप्लीकेशन, आई जस्ट मतलब हम एड्रेस करेंगे टू द डायरेक्टर जनरल, बट मैं अपने इंचार्ज को दूंगी, सेक्शन इंचार्ज को, जिसके अंडर में मेरा जॉब आता है। इस तरह से। तो जब ये हो गया हमारा स्केलर चेन। अब स्केलर चेन में ये होता है कि जब दो सिमिलर पॉइंट या सिमिलर ग्रेड पे, सिमिलर पोजीशन होल्ड करने वाले, सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करने वाले लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ये येलो लाइन से आपको समझ में आ रहा होगा। सपोज एक यूनिवर्सिटी है, लाइब्रेरियन है, दो डिप्टी लाइब्रेरियन है। अब दो डिप्टी लाइब्रेरियन के पास में 5 4 एल का पोस्ट है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, है ना? फिर इन चारों के 10 सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट है ना? और इन्हीं के अंडर में 20 एमटीएस है। ये हमारा हो गया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फ्लो चार्ट से हम जिसे दिखाते हैं। मतलब आप ना किसी वेबसाइट पे जाइएगा, उसमें हुज हू में जाके या फ्लो चार्ट ऑफ स्टाफ इस तरह से देखिएगा, तो ये जो चार्ट मैंने बनाया आपको समझ में आ जाएगा। तो जब एक एल दूसरे एल से, सपोज ये वाला जो एल है हमारा असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ये एक्विजिशन डिपार्टमेंट का है ना? और दूसरे जो हमारे एल हैं, वो काम करते हैं, सर्कुलेशन देखते हैं वो। तो जब ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे एक चैनल पे, तो ये हमारा कहलाएँगे आपका गैंग प्लैंक। आई होप आपको समझ में आया होगा।
फिर है हमारा अगला पोस्ट कॉर्प। पोस्ट कॉर्प वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय लूथर गुलिक। तो पोस्ट कॉर्प किसने दिया है? पहला फैक्ट हमारा है लूथर गुलिक एंड लैंडल ओरविक। इन दोनों लोगों ने मिलके हमें पोस्ट कॉर्प टर्म दिया था। अब ये दिया कब था? हमसे ये पूछा गया है। तो 1937, 1939, 1941, 1944। तो ये दिया है हमारा 1937 में। फुल फॉर्म ऑफ पोस्ट कॉर्प, और कई बार इनके अरेंजमेंट भी दे देते हैं। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ये जो हमारे हैं ये पोस्ट कॉर्प के एलिमेंट्स हैं। फिर है कोटलर्स 8 स्टेप मॉडल। अब जो कोटलर का है 8 स्टेप मॉडल है, ये हमसे पूछा है कि ये रिलेट किससे करता है। तो कोटलर के मॉडल में कितनी स्टेप्स हैं? आपसे ये भी पूछा जा सकता है ना? तो 8 स्टेप्स हैं उसमें। देन इट इज रिलेट टू बिजनेस मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट। तो कोटलर का जो मॉडल है उसमें 8 स्टेप्स हैं और ये हमारी चेंज मैनेजमेंट से रिलेट करती हैं। मैंने यहाँ पिक्चर भी दिया है कि आपको जो है 8 स्टेप्स कौन कौन सी हैं। फिर उन 8 स्टेप्स को अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 3 ग्रुप में बांटा गया है, हमारा फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप। जब हम चेंज मैनेजमेंट, क्योंकि चेंज मैनेजमेंट से भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ईपीजी पाठशाला में चेंज मैनेजमेंट में बहुत अच्छा दे रखा है, आप जाके वहां से डिटेल में थ्योरी पढ़ सकते हैं। तो क्रिएटिंग द क्लाइमेट फॉर चेंज, सबसे पहले जब हम चेंज होता है तो हम एक क्लाइमेट क्रिएट करते हैं। विदाउट क्लाइमेट क्रिएट किए आपके जो एम्प्लॉय हैं या जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो आपका सोर्सेस हैं वो इजीली उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और पूरा सिस्टम डैमेज हो जाएगा। फिर है इंगेजिंग एंड इनब्लेबिंग द इनेबलिंग द ऑर्गेनाइजेशन, है ना? हमें उसमें उसे इंगेज करना पड़ेगा। फिर है इम्प्लीमेंटिंग एंड सस्टेनिंग फॉर चेंज, ये हमारा तीसरा हो गया। सपोज आपको याद होगा कि अभी हम कोर बैंकिंग, नेट बैंकिंग की बात करते हैं इन द मैं तो बहुत बचपन की बात है। जब हम कभी अपने फादर वगैरह के साथ बैंक जाया करते थे तो मैनुअल सिस्टम चला करता था तब। सब चीज़ें, एक चेक को क्लियर होने में भी 1 हफ्ता लगता था, है ना? जल्दी से पैसे जमा नहीं होते थे, मतलब बहुत सारी। तो जब बैंकिंग सेक्टर में पहली बार कंप्यूटर लाए गए तो बहुत सारे लोगों ने रिज़ाइन कर दिया था, बहुत सारे लोगों ने वीआरएस ले लिया था, जस्ट बिकॉज़ वो लोग इतना कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं थे, उनको उतनी ट्रेनिंग्स नहीं दी गई थी। ये उन्हें लगा कि इससे, क्योंकि मनी का मैटर था, तो हमसे कुछ मेरे ही नेबर थे, वो अंकल बहुत रिटायरमेंट की एज में ही थे और मैं बहुत छोटी हुआ करती थी और मैंने मतलब मुझे ये इसीलिए याद है ये एग्जांपल कि किस तरह से हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो पहले हमें उसके लिए एक क्लाइमेट क्रिएट करना होता है। तो पहले है क्रिएट, फिर है हम उसे मर्ज करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, फिर हम विजन तय करेंगे, हम कम्युनिकेट करेंगे, एम्पावर करेंगे, है ना? क्रिएट क्विक, बिल्ड ऑन द चेंज एंड मेक इट स्टिक। ये जो है आप सारी स्टेप्स याद रखिए और ये जो इसको सब ग्रुप किया है कि फर्स्ट 3 हमारा फर्स्ट में ग्रुप में, सेकंड 3 सेकंड ग्रुप में एंड लास्ट 2 वाज़ जो है हमारी थी थर्ड ग्रुप में। सॉरी। हू अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद ईआरजी थ्योरी। अब अगर आपसे कभी ईआरजी थ्योरी दे दिया, है ना? किससे रिलेटेड है? तो मोटिवेशन से, पहला फैक्ट। अब किसने दी है? सीपी एल्डरफर, अब्राहम मास्लो, हैंस विंचरीट, ये फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग। तो ये दी है जो हमारी, वो दी है सीपी एल्डरफर ने। ईआरजी थ्योरी का फुल फॉर्म क्या है? अगर हमसे ये पूछ ले तो है आपका एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। आपको यहाँ पे एक चौथा ऑप्शन कुछ भी एस्टीम दे दिया ई से, है ना? और आपसे कहेगा ईआरजी थ्योरी के कौन से 3 एलिमेंट्स हैं या ये किसे, तो आपको वहां कोडिंग में इसको आंसर करना पड़ेगा। तो फुल फॉर्म भी याद रखिए, ईआरजी का फुल फॉर्म क्या है। अब जो है आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि ईआरजी थ्योरी के जो 3 जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो किसकी दूसरी थ्योरी को सब ग्रुप करते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी बता दूंगी तो फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हो जाएंगे, है ना? हु सैड मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। किसने कहा है कि मैनेजमेंट एक कला है दूसरे व्यक्तियों से कार्य लेने की। मतलब आप कितनी कुशलता से दूसरे व्यक्तियों के साथ काम कर सकते हैं, चीजें होने देने सकते हैं या उनसे वो चीजें करवा सकते हैं। हेनरी मिंचबर्ग,
लिलियन गिलबर्ट, मैरी पार्कर फॉकेट या एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो ये कहा है मैरी पार्कर फॉलेट ने, सॉरी। फिर है नीड थ्योरी। इसीलिए मैंने वहाँ पे नहीं बताया था क्योंकि यहाँ पे हमारा आ जाएगा नीड थ्योरी इज़ गिवन बाय। जो नीड थ्योरी है वो किसने दी है? मैस्लो ने दी है, रंगनाथन जी ने दी है, ड्रकर जी ने दी है या फेयोल जी ने दी है। तो ये जो है हमारा ऑप्शन ए अब्राहम मास्लो इनका पूरा नाम है और ये थ्योरी दी थी 1943 में। अब जो ये थ्योरी है इसे पिरामिड भी थ्योरी भी कहा जाता है। इसके जो पॉइंट है हम वो याद कर लेते हैं क्योंकि इनके पॉइंट्स भी आपसे पूछता है। इनके पॉइंट्स को कोडिंग में देके भी पूछता है, अरेंज करने के लिए भी देता है और इंडिविजुअल एक-एक पॉइंट से भी क्वेश्चन आते हैं। तो पहले है फिजियोलॉजिकल नीड। देखिए किसी व्यक्ति की फिजियोलॉजिकल नीड सबसे पहले होती है ना हमारा फूड शेल्टर क्लॉथ जिसे हम कहते हैं बेसिक कि फूड शेल्टर क्लॉथ नहीं होगा तो जीवन सोचा ही नहीं जा सकता है मतलब जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। जब हमारे पास ये चीजें आ जाती हैं कि आपके पास फूड है शेल्टर है क्लॉथ है तो हम उससे आगे बढ़ते हैं। फिर हम आ जाते हैं सेकंड पे आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी क्योंकि जब आपके पास फूड होगा शेल्टर होगा क्लॉथ होगा तो यू जस्ट थिंक अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ योर होम, सिक्योरिटी ऑफ योर पीपल एंड ऑल दिस थिंग्स। तो आपका हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, फैमिली एंड सोशल एबिलिटी, ये पॉइंट जब हमारे पास ये सब आ जाता है, हम एक जॉब कर रहे हैं, हमने एक प्रॉपर्टी बना ली है, हमारी फैमिली है ना, हमारा हेल्थ स्टेटस जो है वो ठीक है, देन हम उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। लव एंड बिलोंगिंग्स, अब जब हमारे पास पैसा आ जाएगा, घर आ जाएगा, तो हम सोशल होना शुरू करेंगे। जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा, खाना नहीं होगा, फूड शेल्टर क्लॉथ नहीं होगा, आपसे कौन दोस्ती करेगा? आपको कौन अपना रिलेटिव बनाएगा? जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं ना, वहां तो कोई नहीं बनाएगा एटलीस्ट। तो फिर आपके फ्रेंड्स बनेंगे, फैमिली होगी, है ना? ये जो फैमिली और फ्रेंड्स, ये 2 पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है कि आपके लव एंड बिलॉन्गिंग्स। जब हम इस पे आ जाते हैं, इस वाले पॉइंट पे भी हो जाते हैं, तो फिर हमारा आता है सेल्फ एस्टीम क्योंकि आपके पास घर हो गया, है ना? जॉब हो गया, आपकी सेफ्टी हो गई, यू हैव अ फ्रेंड, फैमिली सर्कल्स एंड ऑल these थिंग्स, देन यू हैव अ कॉन्फिडेंस। आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। 4 लोगों में उठना-बैठना, समाज में मान-सम्मान एंड वो जो होता है, हमारा रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स एंड अचीवमेंट्स, है ना? ये सब काउंट होने लग जाते हैं। जब आप यहाँ पे भी आ जाते हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, द लास्ट स्टेज जो होती है हमारी वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की और यहाँ तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, है ना? ये भी मैंने देखा है मतलब जितना मेरा लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं और जितना मैंने मैनेजमेंट की थ्योरी को डिटेल में पढ़ा है, यहाँ तक बहुत हम मतलब कम ही लोग पहुँच पाते हैं। तो यहाँ आ जाता है आपका मॉरलिटी, क्रिएटिविटी, है ना? ये मेनली अगर आप ये बात करें तो हम उस पॉइंट पे आ गए कि हमें अब इन चारों से कोई लेना-देना नहीं है। आप अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हम खुद को समझते हैं। हम मतलब सीधे से बात करें तो एक अज्ञात सत्ता है, हम जीव मात्र हैं, अंश हैं और ये सब कुछ चलायमान है। मतलब जो ये होता है ना आपके अंदर से वो घमंड और वो सारी चीज़ें आप एक्सेप्ट करते हैं, अपने आप को, नेचर को और उस पूरे जो भी आपने एक्सपीरियंस गेन किए हैं अपनी पूरी लाइफ में, आप उन सब के प्रति एक्सेप्टेंस मतलब ये होता है ना कई बार हम लाइफ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं अपनी या दूसरों की या सोसाइटी को, यहाँ पे जाके आपका एक्सेप्टेंस वाला जो लेवल है वो आ जाता है। बहुत डिटेल टॉपिक है ना? तो मैंने शॉर्ट में ही बताया है आपको लेकिन ये जो है आपको अरेंज करने के लिए भी आती हैं। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन व्हाट आर द जूनॉल्स ट्रिलॉजी? जूनॉल्स की ट्रिलॉजी क्या है? क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी अचीवमेंट। तो जूनॉल की जो ट्रिलॉजी है इसमें 3 चीजें आती हैं। पहला आता है आपका क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंप्रूवमेंट। अचीवमेंट हमारे इसमें नहीं आते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और सी। Who among the following define management? The art of knowing what you want to do in the best and the cheapest way. किसने ये डेफिनेशन दी है मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जिससे आप जानते हैं कि क्या बहुत बेहतर और सबसे कम पैसों में मतलब चीपेस्ट सबसे कम से कम मनी में अ, सबसे ज्यादा अच्छा काम आप करवा पाएं लोगों से। मैनेजमेंट इसे किसने कहा है? मैनेजमेंट की परिभाषा किसने दी है?
एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फेयोल, एल.एम. प्रसाद, ये पीटर एफ. ड्रकर। इसको हम जो मैनेजमेंट के 3 गोल होते हैं, इसको आप उससे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स, है ना? मिडिल टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। ये हमारे होते हैं शॉर्ट टर्म, ये होते हैं हमारे मिडिल टर्म और ये होते हैं लॉन्ग टर्म। तो मैनेजमेंट वो होता है कि आप सबसे ज़्यादा मतलब अ, इन द मिनिमम कॉस्ट टू अचीव द बेस्ट गोल्स, है ना? सबसे ज़्यादा, सबसे बड़े आप अचीवमेंट कर पाएँ, गोल कर पाएँ। इससे रिलेटेड भी एक थ्योरी है। तो ये किसने दी है? ये डेफिनेशन दी है एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। 14 जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम सभी जानते हैं 14 प्रिंसिपल है, इनको बहुत अच्छे से सीक्वेंस में याद कर लीजिए क्योंकि एक दो को कंफ्यूज करके थोड़ा सा नाम बदल के आपको देते हैं। तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाज प्रोपाउंडेड बाय किसने दिए हैं? तो पीटर डकर ने, हेनरी मिंचबर्ग ने, हेनरी फेयोल ने या फ्रेडरिक टेलर ने। तो ये दिए हैं आपके हेनरी फेयोल ने। क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज, किसने ये कहा है कि फिट क्वालिटी जो है वो फिटनेस फॉर यूज है। अगर आपके प्रोडक्ट में, यहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजमेंट की बात हो रही है, प्रोडक्ट जो है हमारी प्रोसीजर जो होती है कि सॉरी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हम यूज कर रहे हैं जब किसी प्रोडक्ट को, चाहे वो लाइब्रेरी सर्विस इज अ प्रोडक्ट, है ना? हम उसे यूज कर रहे हैं और वो हमारी रीडर्स की डिमांड पे फिट नहीं हो रही है, तो आपको वहां क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए। ये बात किसने कही है? पीटर ड्रकर ने, जोसेफ एम जुराल ने, माइकल मैकोबॉय ने, या फिलिप क्रॉसबाय ने। तो ये कही है जोसेफ एम जुराल ने। According to Stuart and Moran, various organization including libraries have following 3 level of management. देखिए इन सबसे आपसे कहा जा सकता है कि 3 level of management किसने बताए हैं? तो स्ट्राट एंड मोरान ने बताए हैं और ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है। तो वो है हमारे टॉप, मिडिल, बॉटम, टॉप, मिडिल, लोअर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो ये जो 3 लेवल बताए हैं वो है हमारे टॉप, मिडिल एंड लोअर और इनसे भी इंडिविजुअली बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर है हमारा हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्योरी। कौन है जो बिहेवियर मतलब जो हमारे एम्प्लॉय का बिहेवियर चेंज हो जाता है और उस बिहेवियर को कैसे नोटिस किया जाता है। कई बार एप्रिसिएशन से चेंज होता है, कई बार जो हमने कैरेट स्टिक से, पनिशमेंट से होता है, कई बार वर्क एनवायरनमेंट आप इस तरीके का क्रिएट करते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन में। डेविड मैकक्लेन, बी एफ स्किनर, हैंज विनरिच एंड ऑल ऑफ द एबो। देखिए ऑल ऑफ द एबो देखकर कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आजकल आ ही रहे हैं। तो ये जो हमारा दिया है बी एफ स्किनर ने ये थ्योरी दी है। हु प्रोवाइड 14 स्टेप टू क्वालिटी, किसने क्वालिटी के 14 स्टेप्स बताए हैं? डब्ल्यू एडवर्ड डैमिंग ने, अर्मंड वी फैगिनबॉम ने, कोरो इशिकावा ने, ये फिलिप बी क्रॉसबाय ने। तो ये हमारे जो 14 स्टेप ऑफ क्वालिटी है ये बताए हैं हमारे फिलिप बी क्रॉसबाय ने। अब फिलिप बी क्रॉसबाय ने और क्या क्या बताया है? तो आपका क्वालिटी मैच्योरिटी ग्रिड, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। मेक सर्टन प्रोग्राम, मैनेजमेंट स्टाइल इवोल्यूशन एंड द क्वालिटी वैक्सिंग, ये सब भी आपके फिलिप बी क्रॉसबाय ने बताए हैं। फिर है जीरो डिफेक्ट, ये क्वेश्चन अभी आया था रिसेंट में एक एग्जाम में। जीरो डिफेक्ट कंसेप्ट इन क्वालिटी मैनेजमेंट वाज डेवलप्ड बाय, तो ज्ञानिची टुगाची, शियो शिंगो, एची ओहनो एंड फिलिप बी क्रॉसबाय। तो ये बताया है आपके फिलिप बी क्रॉसबाय ने। ISO 9000 सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड इज रिलेटेड, देखिए मैनेजमेंट से भी, पूरे लाइब्रेरी साइंस के सारे ही हाउसकीपिंग ऑपरेशन से बहुत सारे स्टैंडर्ड रिलेटेड हैं। इवन बिल्डिंग से लेके, कलेक्शन से लेके, सर्विसेज तक, ईच एंड एवरीथिंग। तो जो है हमारा ISO 9000 किससे रिलेटेड है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट एंड लाइब्रेरी मैनेजमेंट। तो हमारा जो ये रिलेट करता है, ये करता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द वर्ड मैनेजमेंट थ्योरी जंगल? मैनेजमेंट थ्योरी जंगल वर्ड जो है ये किसने दिया है? हेनरी फ्योल ने, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, हैन हैंज वाइरिच ने या हैरोल्ड
क्नूज ने। तो ये दिया है आपका हैरोल्ड क्नूज ने। और कब दिया गया था अगर क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए आ जाए तो 1961 में। अरेंज इन अ सीक्वेंस द मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड, अभी हमने पढ़ा था मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड, अभी हम पढ़ के आए हैं, है ना? तो सोशल है, एस्टीम है, फिजियोलॉजिकल है और सेफ्टी है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? हमने देखा था सबसे पहले हम अपना फूड, शेल्टर, क्लॉथ के बारे में सोचते हैं। जब हमारा हो जाता है तो हम फिर हम उनकी सेफ्टी के बारे में सोचते हैं। जब हमारी सेफ्टी हो जाती है तो हम सोशल रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। जब सोशल हो जाता है तब हम एस्टीम लेवल पे पहुँचते हैं। तो physiological need, safety, belonging and love need, esteem, and the last one, supreme self-actualization. ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ टेक्निक विच हेल्प इन, ब्रेनस्टॉर्मिंग जो होता है वो हम कैसे हेल्प करता है, हमें क्यों ये टेक्निक बनाई गई है? तो ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने पढ़ा होगा, जब हम यूजीसी नेट का या सेट का फर्स्ट पेपर पढ़ते हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड में भी ये यूज किया जाता है स्टूडेंट्स से जानने के लिए, क्या जानने के लिए? इम्प्रूविंग द मेमोरी, क्विक जनरेशन ऑफ द आइडिया फ्रॉम अ टीम, मेडिकल ट्रीटमेंट या इम्प्लीमेंटिंग आईएसओ 9000। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो होता है आपसे क्विक जनरेशन ऑफ आइडियाज, चाहे हम स्टूडेंट टीचिंग एप्टीट्यूड में बात करें या मैनेजमेंट में बात करें। Our next question, who among the following developed 7S model of change management? किसने जो है 7S मॉडल चेंज मैनेजमेंट का डेवलप किया था? अब जो है आपसे क्वेश्चन ये 7S से भी आ सकता है, तो पहले हम 7S को देख लेते हैं, है ना? तो आपका है स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, शेयर्ड वैल्यू, स्किल्स, स्टाफ स्टाइल। ये जो है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये जो हमारे हैं ये हमारे 7 एस मॉडल हैं चेंज मैनेजमेंट के। कि पहले हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, सिस्टम्स जो है हमारा जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या सिस्टम पर्सन्स का भी सबका, है ना? देन उनकी शेयर वैल्यूज होती हैं, स्किल्स होती हैं, स्टाफ होता है और उसमें स्टाइल होती है। ये सभी आपके चेंज मैनेजमेंट में इंक्लूड होते हैं। ये जो है ये किसने डेवलप किया है? रॉबर्ट वाटरमैन एंड टॉम पीटर्स ने, हर्बर्ट सिमोन ने, रिचर्ड लाइटे एंड टोनी कॉर्बो ने या आर एन एंथोनी ने। तो ये जो डेवलप किया है ये आपका किया है रॉबर्ट वाटरमैन एंड टॉम पीटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ट लेविन 3 स्टेप चेंज मॉडल इंक्लूड, देखिए कर्ट लेविन का भी चेंज है और इससे क्वेश्चन आया है अभी अभी इसी साल में 2023 और 2024 के एग्जाम में, 2 एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है। तो हमारे जो स्टेप्स हैं, अनफ्रीज, चेंज, रीफ्रीज, फ्रीज, चेंज, अनफ्रीज, चेंज, अनफ्रीज, रीफ्रीज एंड नन ऑफ द अबव। तो जो हमारी है कि पहले हम अनफ्रीज करेंगे, फिर हमारा चेंज होता है एंड देन हम उसको रीफ्रीज करते हैं जिसमें हमने चेंज किया है। Who among the following is related to change management iceberg? अब देखिए चेंज मैनेजमेंट से भी पूछा जा सकता है, अभी हमने इतने सारे लोगों को पढ़ा है ना? फिलिप क्रॉसबाय का ये कर्ट लेविन सबको। अब जो है आइसबर्ग से कौन रिलेटेड है? चेंज मैनेजमेंट का भी आइसबर्ग। तो जेफ हाइट, रॉबर्ट वाटरमैन, जॉन पॉल कॉटर एंड विल्फ्रिड कुगर क्लूगर। तो ये जो विल्फ्रिड क्लूगर हैं ये आपके चेंज मैनेजमेंट आइसबर्ग से रिलेटेड है। हु डेवलप द फोर्स फील्ड थ्योरी, देखिए आपने अक्सर देखा होगा कि एक व्यक्ति है वो इधर से भी फोर्स कर रहा होता है और मतलब एक ही व्यक्ति है उसे एक फोर्स इस तरफ से आता है, एक फोर्स इस तरफ से आता है। कैसे? कि एक होता है इंटरनल कि हमें ये काम करना है, एक होता है कि नहीं यार इसमें बहुत डिफिकल्टीज होंगी, हम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है फोर्स फील्ड थ्योरी ऑफ चेंज, जब आप कोई चेंज मैनेजमेंट या कुछ चीजें चेंज करना चाहते हैं पर्टिकुलर किसी सिस्टम में, किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी पर्टिकुलर ग्रुप में, तो जो फोर्स फील्ड थ्योरी है वो किसने डेवलप की है, किसने डिजाइन की है? मैक्स वेबर ने, फ्रेडरिक हर्सबर्ग ने, कर्ट लेविन ने या एल्टन मायो ने? तो ये की है आपकी कर्ट लेविन ने। अब जो आपका एक होता है वो होता है पॉजिटिव,
है ना? कि मुझे ये काम करना ही है, मुझे इस साल यूजीसी नेट क्रैक करना है, मुझे एमपी सेट क्रैक करना है, मुझे वेस्ट बंगाल सेट क्रैक करना है, गुजरात सेट एनी हाउ क्वालीफाई करना है, मुझे इस साल में एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए, है ना? 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे, मुझे ये सब करना ही करना है। ये होते हैं आपके पॉजिटिव फोर्स कि नहीं, मुझे ये करना है। फिर हमारा होता है दूसरा कि ऑब्स्टिकल, मतलब क्या-क्या आएँगे, है ना? एनटीए हर बार पैटर्न बदल दे रहा है। मे बी पोस्ट उस कैटेगरी में एडवर्टाइज़ नहीं हुई जिसमें आप बिलॉन्ग करते हैं। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर है वो लोकेशन जहाँ जॉब करने जा रहे हैं। तो ये जो होते हैं, ये आपके चेंज मैनेजमेंट, क्योंकि आप अपनी लाइफ़ को चेंज करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स लाइफ़ से आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। एक चेंज किसी भी तरीके का हो सकता है। हु डेवलप द 4C मॉडल ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। जो हमारा 4C है, ये किससे रिलेट करता है? तो ये मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जब आप मार्केट अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग जाते हैं, है ना, करने के लिए। अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो हमारी जो एक्सटेंशन सर्विस है, वो हमारी पब्लिसिटी में आती है। आप बहुत डिटेल में पढ़िएगा लॉस की इम्प्लीकेशन। तो पब्लिसिटी जो है एक्सटेंशन सर्विस, कि हम कैसे पब्लिक लाइब्रेरी एडवोकेसी अभी बहुत ट्रेंड में है, आपको वो पढ़ना चाहिए। तो हमारा मार्केटिंग कम्युनिकेशन, देखिए लाइब्रेरियन अगर आप बन रहे हैं ना, आप एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं, आपको डील करना है लोगों के साथ। तो आपका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, आपकी वर्कएप कैसी होनी चाहिए, आपका कितना कमांड है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज पे, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है जब आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, आपका प्रोनंसिएशन कैसा है, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो ये जो हमारे 4C मॉडल है, 4C कौन कौन से हैं, पहले हम इन्हें देख लेते हैं। आपका फर्स्ट, आपका कम्युनिकेशन। सेकंड, आप किस कस्टमर से बात कर रहे हैं। देखिए अगर हम लाइब्रेरी साइंस की बात करें, तो अगर हम एक लाइब्रेरी में हैं, तो हमारे पास स्टूडेंट्स भी आएंगे, हमारे पास फैकल्टीज भी आएंगी, हमारे पास डीन भी आएंगे, और हमारे पास वीसी भी आ सकते हैं। सपोज हम एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का एग्जांपल लेते हैं, है ना? हमें ओरिएंटेशन भी करना है न्यू स्टूडेंट्स का, जिन्हें लाइब्रेरी के बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि वो एक कॉलेज लाइब्रेरी छोटी सी जगह से आए हैं, एंड देन उन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। हमें उन्हें देखना होता है। डीन, फैकल्टी मेंबर्स जो ऑलरेडी बहुत सालों के एक्सपीरियंस हैं, उनके साथ डील करना। फिर सपोज उससे ज्यादा रैक्टर, वाइस चांसलर, कमिटी के मेंबर्स, है ना, एडवाइजरी कमिटी के मेंबर्स, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स, बहुत सारे। तो हमारे वो सब हमारे कस्टमर होंगे। फिर आपका कन्वीनियंस, है ना, कि आप कितना जो है कन्वीनियंस हैं। आपकी कॉस्ट, कॉस्ट जो है वो आप सबको मैटर करती है। कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपकी लाइब्रेरी में बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एडवांस डेवलप है, आपके पास सारी बुक्स हैं, आपका स्टाफ बहुत अच्छा है, अगर कॉस्ट वाला फुलफिल है तो ये आपके फुलफिल हो जाएंगे, है ना? आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर, आप एक पीआर को रख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। आप बहुत बड़ी-बड़ी लाइब्रेरीज़ होती हैं, तो लाइब्रेरी गाइड रखे जाते हैं, जैसे म्यूज़ियम्स में रखे जाते हैं। आप फॉरेन कंट्री की कभी लाइब्रेरी देखिएगा वर्चुअल टूर में, तो लाइब्रेरी गाइड भी होते हैं, जो आपको उस लाइब्रेरी को कैसे यूज़ करना है, उसके बारे में भी गाइड करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि 4C मॉडल किसने डेवलप किया है? डेविड जॉबर एंड जॉन पाई, फिलिप कोटलर, सीपी एल्डरफर, माइकल पॉटर एंड एच स्मिथ। तो ये किया है डेविड जॉबर एंड जॉन पाई ने। टाइम एंड मोशन स्टडी वाज इनिशिएटेड, है ना? टाइम एंड मोशन स्टडी, कि आप पहले अपना टाइम, आप अपना पहले कार्य जो है, आपका जो भी कार्य है उसे देखते हैं, फिर उसका आप एक टाइम मेजर करते हैं, फिर उसे उस टाइम में करते हैं, एक टारगेट। तो ये दिया है एडवान इवान ने, फ्रैंक लिनियन गिलबर्ट ने, हैरिंगटन इमर्सन ने, या जॉर्ज मैकग्रॉगर ने। तो ये दिया है आपका फ्रैंक एंड लियन गिलबर्ट ने। इन शॉर्ट एनालिसिस, शॉर्ट स्टैंड फॉर, देखिए शॉर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट के साथ मैं हमेशा बताती हूँ कि जोहारीज विंडो जो है उसे भी पढ़िए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब जो क्वेश्चन सेट करने वाला माइंड है वो शॉर्ट से उठ के जोहारी विंडो पे आ जाएगा, और जोहारी विंडो के सेक्शंस और उनको डिटेल में जाके उनसे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। तो शॉर्ट क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो हमारा पहला वाला ही इसमें सही हो जाएगा। A skillful method of providing means, mechanism and structural element to streamline organization work is known as, है ना? जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन को एक स्ट्रीमलाइन में और मीनिंगफुल, हमारे सारे काम होना चाहिए, स्ट्रक्चर में होना चाहिए, हम मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, तो क्या कहलाता है? तो हमारा कहलाता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग।
टाइम एंड मोशन स्टडी कंसेप्ट इज रिलेटेड टू विच स्कूल? अभी हमने टाइम एंड मोशन स्टडी पढ़ा कि किसने दिया था। अब वो ये पूछ रहा है कि ये किस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, देखिए डिफरेंट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, तो किससे रिलेटेड है? क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से, साइंटिफिक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से, ह्यूमन रिलेशन स्कूल मैनेजमेंट से या सोशल सिस्टम से? तो ये हमारा है साइंटिफिक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से। Who among the following persons is considered as a father of modern management? हम इनमें से किस व्यक्ति को मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर कंसीडर करते हैं? हेनरी फेयोल सर को, हेनरी गैंट को, एफ.डब्ल्यू. टेलर को, ये फेडरिक हर्सबर्ग को? तो हम कंसीडर करते हैं हेनरी फेयोल को। वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन मॉडल वाज सजेस्टेड बाय, जो वैल्यू एडेड करते हैं इंफॉर्मेशन मॉडल, वो किसने सजेस्ट किया है? तो रॉबर्ट ए स्टेलर, आर एन एंथोनी, एलेक्स पिंकनी ऑसबर्न एंड रॉबर्ट वाटरमैन। तो ये किया है रॉबर्ट ए स्टेलर ने। अब 4P इन अ मार्केटिंग इंक्लूड, अब मार्केटिंग में 4P जो है वो क्या है? प्लानिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड प्रमोशन, प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन एंड प्लेस, प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन एंड प्रोग्रामिंग, प्रीव्यू प्राइस प्रमोशन एंड प्लेस। प्रोग्रामिंग नहीं होगा, है ना, प्रीव्यू नहीं होगा, और हमारा प्लानिंग यहाँ पे भी नहीं होगा, तो हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन एंड प्लेस, बी वाला हमारा सही हो जाएगा। द स्टाफ फॉर्मूला फॉर यूनिवर्सिटी एंड द कॉलेज लाइब्रेरी इन इंडिया हैज बीन फॉर्मुलेटेड बाय, जो स्टाफ फॉर्मूला था कि यूनिवर्सिटी में कितना स्टाफ होना चाहिए, कॉलेज लाइब्रेरी में कितना स्टाफ होना चाहिए, इनके जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उसमें कितने नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए, कितनी सर्विसेज पे कितने कार्य हो, वो सारा जो है किसने दिया था? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, बीएस केसवन सर, एस आर रंगनाथन सर या आयज लिक इंस्टीट्यूशन? तो ये दिया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। अब देखिए ये भी उसी से क्वेश्चन है ना? एस आर रंगनाथन सर जो दिए थे फॉर्मूला फॉर एक्विजिशन, जो हमारा एक्विजिशन डिपार्टमेंट है उसमें 6000 बुक्स की एंट्री करने के लिए एक साल में डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने क्या फॉर्मूला दिया था कि कितना स्टाफ होना चाहिए? 2 प्रोफेशनल स्टाफ, 3 प्रोफेशनल स्टाफ, 4 प्रोफेशनल स्टाफ या 1 प्रोफेशनल स्टाफ? तो 6000 बुक के लिए ओनली 1 पर्सन, है ना, 1 प्रोफेशनल हमारा स्टाफ होना चाहिए। लिविंग विद बुक डील विद, देखिए अभी तक ना जो है हम केवल 3 बहुत ज़्यादा चलती हैं, आपकी एक चलती है मैककॉल्विन की, मेलविल डीवी की और रंगनाथन जी की और ड्यूरी का, है ना? 4 जो प्रिंसिपल हैं बुक सिलेक्शन के चलते हैं, ये जनरली बहुत ज़्यादा नहीं आता है लेकिन इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो लिविंग विद बुक डील विद द, तो ये जो है हमारा बुक सिलेक्शन का ही थ्योरी है। किसने दिया है? तो लिविंग विद बुक कोलन द आर्ट ऑफ बुक सिलेक्शन, ये किताब का पूरा नाम है। इसको लिखा है हेलन ई हैंस ने और ये बुक आई थी 1935 में। तो आपके लिए ये 1 फैक्ट, 2 एंड 3, ये तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जब खत्म हो जाते हैं तो नए क्वेश्चन बनाने के लिए नई चीजें खोजी जाती हैं। हु रोट द बुक बाइंडिंग लाइब्रेरी कलेक्शन, है ना, सॉरी बिल्डिंग लाइब्रेरी कलेक्शन, बिल्डिंग लाइब्रेरी कलेक्शन जो है वो किताब किसने लिखी है? हेलन ई हैंस ने, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने, अर्थर कुरले एंड डोरोथी ब्रॉडिक ने या अर्थर फ्रेमोंट राइडर ने? तो ये लिखी है अर्थर करले एंड डोरोथी ब्रोड्रिक ने। लिप क्वाल, अब देखिए लाइब्रेरी एंड क्वाल, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लिप क्वाल प्लस अ वेब बेस्ड सर्वे टूल, ये क्या है? आपसे मैच में आ सकता है कि लिप क्वाल है क्या? तो लिप क्वाल जो है वो हमारा एक वेब बेस्ड सर्वे टूल है। हम क्या करते हैं लिप क्वाल से? तो हम मेजरमेंट करते हैं डेटा का, क्वालिटी इन अ लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी की क्वालिटी क्या है? क्वालिटेटिव डेटा हम जो लेंगे कि ये लाइब्रेरी कितने अच्छे से फंक्शन कर रही है, उसका एक वेब बेस्ड टूल होता है। किसने ऑफर किया है? किसने बनाया है? यूनिवर्सिटी ऑफ साउथम्पटन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, एसोसिएशन ऑफ रिसर्च लाइब्रेरी या ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर? तो इसको बनाया है एसोसिएशन ऑफ रिसर्च लाइब्रेरी ने। सेल्स, है ना, सेल्स का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। स्टैंडर्डाइज असेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल, ये हो गया हमारा सेल्स का फुल फॉर्म। प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड एट, कहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था ये प्रोजेक्ट?
कैंट स्टेट यूनिवर्सिटी, साउथर्न यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये हुआ था कैंट स्टेट यूनिवर्सिटी में। जॉब डिस्क्रिप्शन डज नॉट कंटेन डिटेल अबाउट, आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन, जब आप कहीं ज्वाइन करते हैं तो आपका एक जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि आपको ये काम करना है। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग के बाद जनरली एक अगर अच्छा इंस्टीट्यूट है तो आपको एक पहले ही ज्वाइन करते ही विद इन अ वीक ही आपको एक जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि आप जिस पोस्ट पर आए हैं आपको ये काम करना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी एपीआर फिल की जाती है। तो वो होता है आपका जॉब समरी, लोकेशन, वर्किंग कंडीशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब इसमें क्या नहीं होगा, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है, जॉब समरी होती है। सपोज आपने असिस्टेंट लाइब्रेरियन पे ज्वाइन किया है और आपको एक्विजिशन सेक्शन दिया है तो उसकी समरी होगी। लोकेशन होगी कि एक्विजिशन सेक्शन दिया जा रहा है, सर्कुलेशन सेक्शन दिया जा रहा है ना। सपोज लाइब्रेरी बहुत नेशनल लाइब्रेरी का एग्जाम्पल लेते हैं लोकेशन के लिए। नेशनल लाइब्रेरी में आपका मोर देन 35 सेक्शन है ना? आपका एक्विजिशन है, फॉरेन है, इंडियन डॉक्यूमेंट है, फिर आपका रेयर बुक सेक्शन है, रीडिंग रूम है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रीडिंग रूम है, बहुत सारे 4-5 तो रीडिंग रूम ही हैं, बहुत सारे सेक्शन हैं, ज़माने भर के प्रोसेसिंग सेक्शन है, लैबोरेटरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको उसमें लोकेशन दी जाती है कि एक ऑफिस ऑर्डर निकाला जाता है जिसमें जॉब डिस्क्रिप्शन होता है प्लस आपकी लोकेशन होती है कि आपको वहाँ पे पोस्टिंग दी जा रही है। वर्क कंडीशन, है ना? जैसे हम यहाँ पे भी नेशनल लाइब्रेरी का एग्जांपल बेस्ट है। सुबह 8 बजे खुलती है, रात के 8 बजे तक। अब आपको कौन-सी कंडीशन दी जा रही है? क्योंकि 8 से 8 घंटे तो 12 हो जाएँगे। हम कैसे है ना करेंगे, क्योंकि आपको तो केवल 6 घंटे और 30 मिनट लंच के, ये दिया जाता है। तो आप सुबह 8 वाले में से साढ़े 4 बजे तक, है ना? 9:30 टू 6 वाले ग्रुप में, या इसके बाद जो बनता है रात को 8 बजे तक वाला उसमें। तो ये होती है आपकी वर्क कंडीशन कि आपको पर्टिकुलर रीडिंग रूम में इससे इस सेक्शन तक दिया जा रहा है, या प्रोसेसिंग में यहाँ से यहाँ दिया जा रहा है, या रेयर बुक में या किसी और रीडिंग रूम में आपको ये टाइम दिया जा रहा है। वो डिपेंड करता है। तो ये हो गया हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन। लेकिन आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यहाँ बात नहीं की जाती है। To coordinate the activities of an organization and the direct them toward previously established objective is the purpose of, है ना? जब हम पहले से ही कोई हमारे हमने ज्वाइन किया है कोई ऑफिस, उसके पहले से ही गोल्स एम्स ऑब्जेक्टिव बने हुए हैं, है ना? अब वो जो प्रीवियसली एस्टेब्लिश है हम उसको काम कर रहे हैं, उसको मतलब उसके साथ, तो क्या कहलाएगी हमारी, हमारा मोटिवेशन कहलाएगा, हमारा डायरेक्टिंग कहलाएगा, प्लानिंग कहलाएगा, शिफ्टिंग। तो ये हमारी प्लानिंग होती है कि हमने गोल बना लिए हैं पहले से ही, अब हम उसके ऊपर काम करेंगे। प्लानिंग करेंगे कि कैसे उनको अचीव किया जाए उन गोल्स को। द कंसेप्ट माइक्रो फोटोग्राफी वाज डेवलप्ड बाय, ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है, मैच करने में भी आ जाता है कि माइक्रो फोटोग्राफी का कंसेप्ट किसने दिया था? जॉन गुटेनबर्ग, आपका चेस्टर कार्लसन, जॉन बेनंजिन डांसर, या ओही बैटरे। तो ये दिया था जॉन बेनंजिम डांसर। फिर है इन्फरेंस इंजन इज अ पार्ट ऑफ, इन्फरेंस इंजन जो है वो किसका पार्ट होता है? एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम, या टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये होता है हमारा एक्सपर्ट सिस्टम का पार्ट। फिर है कार्ड सिस्टम इज मेनली यूज्ड इन द लाइब्रेरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, जो थ्री कार्ड, सॉरी मैंने थ्री पढ़ाई है ना, जो थ्री कार्ड सिस्टम था वो हम डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दिया था। क्यों हम यूज करते हैं? सीरियल सिलेक्शन के लिए कि हमें कौन कौन से सीरियल्स, पीरियोडिकल्स, जर्नल चाहिए। एक्विजिशन एंड कंट्रोल ऑफ सीरियल्स, सीरियल्स आ जाते हैं उसके बाद उनकी एंट्री करने के लिए, और कौन नहीं आए उसकी सारी डिटेलिंग और वो सब के लिए। बुक सिलेक्शन के लिए कि हमें किताबें कैसे खरीदनी है ना? और सर्कुलेशन ऑफ बुक, ये बुक के इश्यू रिटर्न करने के लिए। तो थ्री कार्ड सिस्टम जो डेवलप किए गए थे वो किए गए थे कि जब सीरियल्स लाइब्रेरी में आ जाएंगे तो उन्हें एंट्री कैसे की जाएगी और उनके ऊपर कंट्रोल कैसे किया जाएगा। गुड ऑफिस कमिटी डील विद, जो गुड ऑफिस कमेटी है वो किससे डील करती है? गुड्स टू बी परचेज बाय लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी के द्वारा गुड्स परचेज किए जा रहे हैं, केवल गवर्नमेंट पब्लिकेशन को, लाइब्रेरी अथॉरिटी को डील करती है,
ये कन्वर्शन रेट फॉर फॉरेन पब्लिकेशन, जो फॉरेन बुक्स होती हैं, कई बार देखेंगे आप कि फॉरेन बुक भी खरीदी जाती हैं इंस्टीट्यूट के द्वारा, क्योंकि जिस तरह से आपका लाइब्रेरी का एरिया है या आपकी जो रीडर डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग फॉरेन पब्लिकेशन परचेज किए जाते हैं। तो अब उनके साथ जो होता है, हम रेट का इश्यू आ जाता है, क्योंकि अलग-अलग कंट्री की अलग-अलग जो है हमारी मुद्राएँ हैं, तो गुड ऑफिस कमिटी यहाँ आपको हेल्प करती है। The arrangement of book and the other reading material on the library shelves is carried out by, जो अरेंजमेंट है कि किताबें, सॉरी, है ना? किताबें बुक्स पे कैसे बुक्स जो हैं शेल्फ पे कैसे रखी जाएँगी, कैसे उनका मैनेजमेंट किया जाएगा, अरेंज कैसे किया जाएगा उन्हें, किस तरह से रखा जाएगा। हम क्लासिफाइड ऑर्डर में रखना चाहते हैं, सेक्शन बनाकर रखना चाहते हैं, तो ये सब कौन करता है? अगर वो वहाँ से मिस भी हैं, वापस उसे प्लेस करना, सब कुछ करना किसका काम है? कैटलॉगिंग का, सर्कुलेशन का, पीरियोडिकल का या मेंटेनेंस का? तो ये काम होता है आपका मेंटेनेंस सेक्शन का। कलेक्शन डेवलपमेंट इज अ फंक्शन ऑफ, कलेक्शन डेवलप करना। हाँ, कि लाइब्रेरी के लिए आपको एक अच्छा साउंड कलेक्शन डेवलप करना है। ये किसका काम होता है? रेफरेंस सेक्शन का, टेक्निकल सेक्शन का, एक्विजिशन सेक्शन का या सर्कुलेशन सेक्शन का? तो ये काम होता है हमारा एक्विजिशन सेक्शन का। नेम द वेरियस कार्ड यूज्ड इन थ्री कार्ड सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग पीरियोडिकल इन द लाइब्रेरी। अब हमें उन तीन जो कार्ड थे रंगनाथन जी ने दिए थे, अभी हमने कहा कि उन्हें हम सीरियल कंट्रोल और एक्विजिशन ऑफ सीरियल्स के लिए यूज करते हैं। वो कौन कौन से हैं? रजिस्टर्ड कार्ड, चेक कार्ड, क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड या ऑल ऑफ द एबो? तो ऑल ऑफ द एबो। Bringing two thematically related but classificatory separated book together is called, है ना? थीमेटिकली तो वो साथ में है, पर क्लासिफिकेशन वाइज वो सेपरेट हो रही है। तो ये जो अरेंजमेंट होता है, ये कौन सा अरेंजमेंट होता है? देखिए, लाइब्रेरी में जब आप शेल्फ में जाते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में जाइएगा, जो शेल्फ होते हैं उसमें अरेंजमेंट जो है, यहाँ से हमारा जो 0 से शुरू होता है, फिर यहाँ सपोज 0 टू 5 पे खत्म हो गया, है ना? अगली जो रेक है उसमें 0 टू 5 से स्टार्ट होगा, फिर उसके आगे खत्म होगा, सपोज 600 पे खत्म हुआ। ये हो गया हमारा क्लासिफाइड। लेकिन वो ये कह रहा है कि थीमेटिकली तो साथ में है, क्लासिफाइडली सेपरेटेड है। क्लासिफाइड वो साथ में नहीं है। तो वो कौन-सा होगा? तो क्लासिफाइड तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना? ब्लॉक अरेंजमेंट भी नहीं होगा। तो ये कहलाता है आपका ब्रोकन ऑर्डर अरेंजमेंट। देखो, एक्सेशन नंबर से अरेंजमेंट ऑफ एक्सेस नंबर, यहाँ एक्सेशन होना था, है ना? एक्सेशन नंबर से भी किताबें पास में नहीं आएँगी, क्योंकि सपोज़ आज मैनेजमेंट की बुक आई, अब हमने 2 दिन बाद कोई किताब आई तो वो क्लासिफिकेशन पे आ गई, तो वो तो थीम वाइज़ सिमिलर नहीं हुई। तो उसे कहा जाता है ब्रोकन ऑर्डर अरेंजमेंट। डिमांड थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन, जो डिमांड थ्योरी है बुक सिलेक्शन की, वो किसके द्वारा दी है? कटर के द्वारा, मेलविल टीवी, मैककॉल्विन और रंगनाथन सर। तो ये दी थी मैककॉल्विन सर के द्वारा। Our next question, library book selection by Dr. S.R. Ranganathan, first published। अब डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने जो बुक सिलेक्शन के लिए बुक दी थी, उसका नाम था लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन। फर्स्ट थ्री लॉ जो हमारे हैं, उन्हें इन्होंने कंसीडर किया था बुक सिलेक्शन के लिए। तो ये दिया था 1938 में, 1945 में, 1948 में या 1952 में? तो ये दिया था 1952 में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड्यूलर फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग? अगर किसी लाइब्रेरी की मॉड्यूलर की बात की जाए या यहाँ पे ये वर्ड आ जाए फंक्शनल, दोनों ही वर्ड आ सकते हैं। वन हॉल इज कंस्ट्रक्टेड एट एवरी स्टोरी, जितनी स्टोरी बिल्डिंग है उसमें एक हॉल बनाया जाए। द बिल्डिंग इज इन फॉर्म ऑफ मॉडल, एक मॉडल के रूप में बना दिए जाए। द बिल्डिंग हैज अ सर्कुलर रूम्स हो बिल्डिंग में। द एरिया ऑफ रूम्स मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, जब आप बिल्डिंग को बनाएं तो वो इंक्रीज भी होने की कैपेसिटी रखती हो और, है ना, डिक्रीज होने की कैपेसिटी भी रखती हो। इस तरह की जब बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसे मॉड्यूलर फॉर्म कहा जाता है या फंक्शनल बिल्डिंग कही जाती है। IS 1553 स्टैंडर्ड इज रिलेटेड, जो ये स्टैंडर्ड है 1553, ये किससे रिलेट करता है? लाइब्रेरी फर्नीचर से, लाइब्रेरी बिल्डिंग से, लाइब्रेरी लाइटिंग से, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज एंड सैनिटेशन। तो ये हमारा रिलेट करता है लाइब्रेरी बिल्डिंग से।
इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, देखिए आईजीबीसी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे। जैसे लीड सर्टिफिकेशन है यूएस का, उसी तरह से इंडिया में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, ये कब बनी थी? 2000 में, 2001 में, 2002 में या 2003 में? तो ये बनी थी 2001 में। ग्रेट लाइब्रेरी एट अलेक्जेंड्रा वॉज डिस्ट्रॉयड बाय, जो ग्रेट लाइब्रेरी थी अलेक्जेंड्रा की, वो किसके द्वारा डिस्ट्रॉय की गई थी? जैसे इंडिया में हमारा क्वेश्चन आता है नालंदा यूनिवर्सिटी को लेकर, तो ये हुई थी अर्थक्वेक से, वॉल्केनो से, फायर से या फ्लड से? तो ये हुई थी फायर से, जल गई थी। डिस्ट्रॉयड बाय फायर इन 47 बीसी बिफोर क्राइस्ट। एक बार ये पहली बार अगर पूछे कितनी बार हुई थी, तो 2 टाइम्स हुई थी, फायर से ही हुई थी। और जब 47 बीसी में हुई थी, तब वहां पे जो थे वो जूलियस कैसर थे, एंड सेकेंड टाइम जब हुई तो हुई थी 373 एडी में। द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाज डिस्ट्रॉयड। अब देखिए सारी ही लाइब्रेरी डिस्ट्रॉय हुई है कभी ना कभी, है ना? तो जो सारी मतलब इन द सेंस जितनी हम लाइब्रेरी साइंस में मेन मेन लाइब्रेरीज पढ़ते हैं जो बहुत हेरिटेज और इस तरह का इंपॉर्टेंस रखती हैं, सारी मतलब ये नहीं कि सभी जल गई। डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द वॉर, सब जो है, तो 1812 में, 1989 में, 1966 में या 1912 में? तो ये हुई थी 1812 में, वॉर के समय में। वाई स्टाफ मैनुअल इज नीडेड इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरियों में स्टाफ मैनुअल की आवश्यकता क्यों पड़ती है? टू प्रेजेंट स्टाफ विथ वर्क कल्चर, है ना, स्टाफ को वर्क कल्चर के साथ दिखाने के लिए। एनालाइज वेरियस पोस्ट इन द लाइब्रेरी, कि हमारी लाइब्रेरी में बहुत सारी तरह की पोस्ट हैं, ये सब दिखावा करने के लिए, दिखाने के लिए, है ना। टू एक्वेंट विथ ऑब्जेक्टिव ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टाफ, की स्टाफ को ये बताने के लिए कि आपके कार्य क्या हैं, आपके उद्देश्य क्या हैं या आपकी कर्तव्य क्या है। टू एक्वेंट विथ सैलरी ऑफ द स्टाफ, कि उन्हें हम उनकी सैलरीज बताएं। तो ये जो है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज और ऑब्जेक्टिव स्टाफ को बताने के लिए स्टाफ मैनुअल बनाई जाती है। फिर है अ सिस्टम इज अ सेट ऑफ एंटिटीज, एक सिस्टम जो होता है उसमें कितनी एंटिटीज होती हैं? मैन होती है, मशीन होती है, मटेरियल होती है। ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी है? कृष्ण कुमार ने, पीएन कोला ने, जी जे नारायणा ने या नन ऑफ दी अबो? तो ये दी है जी जे नारायणा ने। हु स्टेट द बेस्ट रीडिंग एट द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट, सबसे ज्यादा किताबें बहुत नंबर पर बिल्कुल कम कीमत पर खरीदी जानी चाहिए, ये किसने बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल दिया है? फ्रांसिस ड्यूरी, मेलविल डीवी सर, मैक कॉल्विन सर या रंगनाथन सर? तो ये दिया है आपका मेलविल डीवी सर ने। बुक सिलेक्शन कमिटी इन द लाइब्रेरी इज एग्जांपल ऑफ, जो बुक सिलेक्शन कमिटी होती है लाइब्रेरी की, देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ कमिटीज होती है लाइब्रेरी में। बुक सिलेक्शन कैसी कमिटी है? स्टैट्यूटरी कमिटी है, स्टैंडिंग है, मैनेजमेंट या एडहॉक है? तो ये होती है आपकी स्टैंडिंग कमिटी। सिक्स सिग्मा वाज डेवलप, देखिए अभी आपका सिक्स सिग्मा से क्वेश्चन छत्तीसगढ़ सेट में भी आया था। सिक्स सिग्मा वाज डेवलप्ड बाय, तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया था, मोटोरोला ने किया था, आईबीएम ने किया था या ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने किया है? तो ये किया है आपका मोटोरोला ने। हु रोट द बुक टोटल क्वालिटी कंट्रोल अमंग द फॉलोइंग, जो टोटल क्वालिटी कंट्रोल नाम की किताब है किसने लिखी है? एडवर्ड डेमिंग ने, अरमांड वी फिगनबॉम ने, हर्बर्ट ए सिम्टॉम ने, सिमोन ने या वॉल्टर ए स्वेहार्ट ने? तो ये आपकी लिखी है अरमांड वी फिगनबॉम ने। एल्टन मायो एंड मेरी फॉलेट बिलोंग्स टू स्कूल ऑफ थॉट्स, जो स्कूल ऑफ थॉट्स है, कौन सा स्कूल ऑफ थॉट्स से जो है एल्टन मायो एंड मेरी दोनों जो हैं वो रिलेट करती हैं? साइंटिफिक, क्लासिफिकल, ह्यूमन रिलेशन या डिसीजन? तो ये दोनों ही लोग जो है ह्यूमन रिलेशन से रिलेट करती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पाथ गोल थ्योरी डेवलप्ड बाय रॉबर्ट हाउस, पहला फैक्ट हमें यही मिल गया कि पाथ गोल थ्योरी किसने डेवलप की है? तो रॉबर्ट हाउस ने। अब ये किससे कंसर्न करती है? ये जो पाथ गोल थ्योरी है इसको हम किससे रिलेट करेंगे? क्योंकि मैनेजमेंट में भी बहुत सारी चीजें हैं, मोटिवेशन से, लीडरशिप से, कम्युनिकेशन से या परफॉर्मेंस इवोल्यूशन से? तो ये होती है लीडरशिप से। अब जो है इस थ्योरी में, पाथ गोल थ्योरी में जो लीडरशिप स्टाइल बताई है वो चार तरह की होती है। पहली होती है हमारी डायरेक्टिव लीडरशिप, दूसरी होती है सपोर्टिव लीडरशिप, तीसरी होती है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप एंड द फोर्थ वन इज अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप। डायरेक्टिव लीडरशिप में प्रोवाइडिंग क्लियर इंस्ट्रक्शन कि ये काम किया जाना है, डायरेक्ट एक गाइडलाइंस है।
सपोर्टिव में क्या होगा? क्रिएटिंग अ सपोर्टिव एंड फ्रेंडली वर्क एनवायरनमेंट, कि हम सब मिलके, सपोर्ट है एक तरीके का कि आप ये गोल अचीव करिए, हम सब साथ में हैं। पार्टिसिपेटिव, इन्वॉल्विंग टीम मेंबर इन द डिसीजन मेकिंग। पार्टिसिपेशन में हम आपको भी ले लेंगे। जैसे सपोज लाइब्रेरियन है, तो वो डिप्टी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, यहाँ तक कि जो बिल्कुल बिलो लेवल का स्टाफ है उसको भी बोलेंगे कि आप अपने डिसीजंस बताइए या ओपिनियंस बताइए इस पर। अचीवमेंट ओरिएंटेड में सेटिंग चैलेंजिंग गोल्स एंड हैविंग हाई एक्सपेक्टेशन फॉर टीम। इसमें हम एक गोल सेट कर देते हैं कि हमारी पूरी टीम को मिलकर ये सब अचीव करना है। Which theory of leadership assumed that the great leader are mad? जो ग्रेट लीडर्स होते हैं वो बनते हैं, पैदा नहीं होते हैं। ये जो है, ये कौन सी लीडरशिप की थ्योरी जो है अज्यूम्स करके, ये ऐसा अज्यूमशन माना जाता है। कॉन्टिजेंसी थ्योरी, ग्रेट मैन थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी या नन ऑफ द अबव। तो ये माना जाता है बिहेवियरल थ्योरी में। Which theory of leadership assume that capacity for leadership is inherent? The great leader are born not met, है ना। अब ये दूसरी थ्योरी है जिसमें ये मान रहे हैं कि ग्रेट लीडर पैदा होते हैं, बनते नहीं हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, आप बनेंगे नहीं। जो जो भी व्यक्ति हमारे इतिहास में लीडर बने हैं, या उन्होंने बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट किए हैं, वो पैदा ही उस क्वालिटी के साथ हुए थे। बिहेवियर थ्योरी होगा नहीं, हम अभी पीछे पढ़कर आए हैं, है ना। कॉन्टिजेंसी थ्योरी, ग्रेटमैन थ्योरी या सिचुएशनल थ्योरी। तो ये जो है हमारा ग्रेटमैन थ्योरी का कंसेप्ट है। Who is considered as the father of ह्यूमन रिलेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट? ह्यूमन रिलेशनल स्कूल जो है उसके फादर किसको माना जाता है? एल्टन मायो, हेनरी फेयोल, चेस्टर बर्नार्ड या मैकग्रॉगर। तो ये माना जाता है एल्टन मायो को। Reading of unuseful books from the library is done from which section? जो काम की किताबें नहीं हैं, है ना, या तो सिलेबस से बाहर हो गई हैं या बहुत कट पड़ गई हैं या पैसिव कलेक्शन बन गई हैं। लाइब्रेरी में 2 कलेक्शन होते हैं, हमेशा याद रखिए। एक होता है एक्टिव कलेक्शन, एक होता है पैसिव कलेक्शन। और एक्टिव कलेक्शन के रीक्लासिफिकेशन पे प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस दिया है रंगनाथन ने। वहां पे हम जानते हैं कि क्या होता है हमारा एक्टिव कलेक्शन। तो ये जो काम है वो एक्विजिशन का है, सर्कुलेशन का है, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग का या मेंटेनेंस का। तो ये काम होता है हमारा मेंटेनेंस सेक्शन का। हु डेराइव प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरियनशिप फ्रॉम कोर लिबरल डेमोक्रेटिक एंड ह्यूमनिस्टिक वैल्यू? किसने दिया है? माइकल गॉर्मन ने, सैमुअल रॉसन ने, हेमलता अय्यर ने या सीए कटर ने? तो ये दिया है माइकल गॉर्मन ने। वीट लोन प्रोग्राम वाज रिलेटेड। देखिए अभी आरपीएससी में ये क्वेश्चन आया था आपका वीट लोन वाला। तो वीट लोन प्रोग्राम किससे रिलेट करता है? उस वहां ये पूछा था कौन कौन सी लाइब्रेरियां एस्टेब्लिश हुई वीट लोन प्रोग्राम के अंतर्गत, ये आया था क्वेश्चन। तो ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट, स्पेन या नन ऑफ द अबव। तो ये हुआ था यूनाइटेड स्टेट। द वीट लोन एक्सचेंज प्रोग्राम कब बना था? ईयर पूछा है हमसे। 51, 72, 82 या 1999। तो ये बना था 51 में। Who among the following did not belong the gang of three? देखिए ये भी एक टर्म है, गैंग ऑफ थ्री, है ना। इन द बिगिनिंग ऑफ आई स्कूल मूवमेंट। अब जो गैंग ऑफ थ्री है वो किससे रिलेटेड है? तो आई स्कूल मूवमेंट से है। अब डोनाल्ड मर्चेंट, रिचर्ड बर्ड, रिचर्ड लाइटे या टोनी कॉर्बो। तो ये जो तीनों हैं ये तो इससे रिलेट करते हैं, है ना। नहीं करते हैं कौन है? तो रिचर्ड लाइटे नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग टू मैस्लो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नीड इज द हाईएस्ट इन अ हायरार्की? जो मैस्लो की हायरार्की है उसमें सबसे हाईएस्ट चीज क्या है? तो हमने जाना कि सबसे पहले हमारा फिजियोलॉजिकल होता है, देन फिर सिक्योरिटी होती है, सोशल होता है, फिर एस्टीम होती है और सबसे सुप्रीम जो होता है वो हमारा होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। लिंकट नेम इज एसोसिएटेड विद लिकट। लिकट है, लिकट का जो नेम है वो किससे संबंधित है? थ्योरी ऑफ मोटिवेशन से, इवॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, स्टाइल ऑफ लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग। तो लिकट का जो नेम है वो है आपका स्टाइल ऑफ लीडरशिप, कि आप कैसे लीडरशिप का जो स्टाइल होता है उससे रिलेट करता है। तो 4 स्टाइल बताए हैं, है ना।
यहाँ पे मैंने उनके नाम दे दिए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डैश इज अ टेक्निक टू कंडक्ट पीरियोडिक इवैल्यूएशन ऑफ जॉब ऑफ द एम्प्लॉय। जो है हम एक एम्प्लॉय का पीरियोडिक इवैल्यूएशन किससे लेंगे? जॉब रोटेशन से, परफॉर्मेंस अप्रेजल से, जॉब एनालिसिस से या जॉब डिस्क्रिप्शन से। तो हम एपीआर एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, उससे लेते हैं। Our next question, who developed CPM method? CPM जो है वो किसने डेवलप की है? एच एल गैंट ने, कैली एन वॉकर ने, जी केलर ने या बी टेलर ने? तो ये की है कैली एन वॉकर ने। हु इज कंसीडर एज अ फादर ऑफ सोशल सिस्टम स्कूल ऑफ थॉट? जो सोशल स्कूल ऑफ थॉट है हमारा, उसके फादर किसको मानते हैं? एच एल गैंट, हेनरी फेयोल, विलियम जे डिक्सन या चेस्टर आई बर्नार्ड? तो ये माना जाता है चेस्टर आई बर्नार्ड को। Our next question, what are the two part of annual report? जो हमारी annual report compile की जाती है लाइब्रेरी की, उसके दो पार्ट होते हैं। तो कौन से होते हैं? एनालिटिकल एंड सिस्टमेटिक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, डिस्क्रिप्टिव एंड स्टैटिस्टिकल, अपर एंड लोअर। तो ये होते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव एंड स्टैटिस्टिकल। क्वालिटी सर्कल, अ न्यू चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन इज टेक्निक यूज। जो क्वालिटी सर्कल होता है ये क्यों यूज किया जाता है? मैनेजमेंट ऑफ कंट्रोल, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, पर्सनल एस्टिमेशन या पर्सनल इवल्यूशन। तो ये क्वालिटी सर्कल जब भी आए तो ये होता है हमारा पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग फंड फॉर लाइब्रेरी। जब आप एक फंड को एस्टिमेट करते हैं कि हमें लाइब्रेरी में कितना फंड चाहिए, तो हम क्या करेंगे? पर कैपिटा मेथड, प्रोपोर्शनल मेथड, मेथड ऑफ डिटेल या ऑल ऑफ द अबव। तो हम ये तीनों ही मेथड यूज कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा हमारा आंसर। In which method of financial estimation, detailed analysis of each item is carried out with a proper justification and supporting document? हम जो भी ले रहे हैं उसका एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, डिटेल एनालिसिस दे रहे हैं, वो क्या कहलाता है? फॉर्मूला मेथड, पर कैपिटा मेथड, मेथड ऑफ डिटेल। तो ये कहलाता है आपका मेथड ऑफ डिटेल। उसके नाम में ही है कि हम डिटेल में सारी चीजें एनालिसिस कर रहे हैं। फिर है which one of the following is a systematic maintenance of the income and expenditure flow on record? जब हम अपना जो एक्सपेंडिचर है और इनकम है इसको रिकॉर्ड पे लाते हैं प्रॉपर, तो वो क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड बजटिंग। तो ये कहलाता है आपका अकाउंटिंग। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है इस क्वेश्चन में, हल्का सा, कि एक्सपेंडिचर और इनकम को रिकॉर्ड पे लाना ऑडिट, ये अकाउंटिंग कहलाता है, और जब इसकी स्क्रूटनी की बात आएगी तो वो ऑडिटिंग कहलाएगा। द बजट दैट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी प्रीवियस ईयर बजट। जो बजट किसी पहले के साल पर नहीं निर्भर होता है कहलाता है प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट, परफॉर्मेंस बजट, प्रोग्राम बजट या जीरो बेस्ड बजट। तो वो कहलाता है स्क्रैच बजट, जिसे हम जीरो बेस्ड बजट के नाम से जानते हैं। परफॉर्मिंग बजट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। जो परफॉर्मेंस बजट है वो पहली बार कब कहाँ पे लिया गया था? इंडिया में, यूनाइटेड किंगडम में, यूनाइटेड स्टेट में या फ्रांस में? तो ये किया गया था यूनाइटेड स्टेट में। प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय। ये जो प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट है ये पहली बार किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? रॉबर्ट मैकनमारा, रॉबर्ट वाटरमैन, डुगलस मैकग्रागर एंड रॉबर्ट हाउस। तो ये किया गया था रॉबर्ट मैकनमारा के द्वारा। व्हाट इज बजट? बजट क्या होता है? ये क्वेश्चन अभी जो आपका डीएसएस बी में भी आया था, तीनों शिफ्ट में फिर आ सकता है। एनुअल एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एनुअल एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर, एनुअल एस्टिमेट ऑफ इनकम या एनुअल एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ फ्यूचर ईयर। तो डी वाला हमारा सही हो जाएगा कि बजट हम आने वाले साल की जितने हमारे खर्च होने हैं और जितनी हमारी इनकम होनी है उसको ध्यान में रख के हम एक एस्टिमेट तैयार करते हैं। टीक्यूएम वाज प्रोपाउंडेड बाय। टीक्यूएम किसने दिया? हेनरी फेयोल ने, लूथर गुलिक, वॉल्टर ए शेवहार्ट या एल्टन मायर? तो ये दिया है वॉल्टर ए शेवहार्ट ने। Who has written the book Practice of Management? The Practice of Management किताब किसने लिखी है? ड्यूरी ने, डीवी ने, मैक कॉल्विन ने या पीटर ड्रकर ने? तो ये किताब लिखी है पीटर ड्रकर ने। कब लिखी? तो 1954 में। और इसी किताब के अंदर पहली बार उन्होंने एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन किया है। द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज कोइंड बाय। जो टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये
दी किसने है? देखिए 2 चीज़ें हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर अलग हो गए और साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म किसने दी वो अलग चीज़ हो गई। तो लुइस ब्रांडिस, फ्रेड लुथांस, एफ.डब्ल्यू. टेलर और एल्टन मायर, तो ये दी थी लुइस बर्नांडिस ने और 1910 में 1910 में ये दी गई थी। द थ्योरी व्हाई लेस, जो थ्योरी व्हाई है एक्स एंड वाई, उसमें से ये पूछा है कि व्हाई क्या बताती है? प्ले रेदर देन वर्क, कंट्रोल ऑन वर्कर, क्लोज सुपरविजन, लेस एक्सटर्नल कंट्रोल, मोर सेल्फ कंट्रोल, है ना? वाई में क्या होता है कि जो बाहर का कंट्रोल है एम्प्लॉइज के ऊपर वो कम हो जाता है और वो खुद से सेल्फ मोटिवेटेड वाली बात कहेंगे वो ज्यादा होता है। थ्योरी एक्स वाई किससे रिलेटेड है? प्लानिंग से, मोटिवेशन से, इनोवेशन से या बजटिंग से? तो ये है हमारी प्लानिंग से, सॉरी, मोटिवेशन से। द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रिन्यूअल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, सेल्फ रिन्यूअल, आप खुद से रिन्यू कर सकते हो, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? एटिंगसन ने, डॉक्टर पेरी ने, डैंटन ने या मॉरिशबी लाइन ने? तो ये किया था एटिंगसन ने। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकली नोन एज मोरक्को बाइंडिंग, है ना? मोरक्को बाइंडिंग किसे कहा जाता है? हाफ लेदर को, लिनन बाइंडिंग को, क्लॉथ बाइंडिंग को या फुल लेदर को? तो फुल लेदर बाइंडिंग को मोरक्को बाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। व्हाट काइंड ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल आर रिकमेंडेड फुल मोरक्को बाइंडिंग, है ना? किस तरह के मटेरियल को मोरक्को बाइंडिंग की जानी चाहिए, वो भी फुल मोरक्को, पूरी, है ना? इंडियन स्टैंडर्ड आईएस 3050, आपसे ये भी पूछा जा सकता है इस स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, ये स्टैंडर्ड किसके लिए प्रयोग किया जाता है ना? अब यहाँ पे पूछा है कि किस टाइप का मटेरियल, तो पैम्पलेट एंड बुक विथ वीक पेपर, periodicals and books not in constant use, periodical and books in constant use, rare book and book of permanent value। देखो, जब हम ना डिजिटाइजेशन की बात करते हैं, हम मोरक्को बाइंडिंग की बात कर रहे हैं जो बहुत महंगी होती है, तो यहाँ पे मैटर आता है वैल्यू ऑफ रेयरिटी, वैल्यू ऑफ रेयरिटी जो है वो मैटर करती है। तो ये हो जाएगा हमारा रेयर बुक एंड बुक ऑफ परमानेंट वैल्यू। इंडियन स्टैंडर्ड रिलेटेड टू बाइंडिंग ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल, लाइब्रेरी मटेरियल से बाइंडिंग से कौन सा रिलेटेड है अभी हमने पढ़ा, है ना? IS 3050, ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एक्टिविटीज एंड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, जो है आपका क्रियाकलाप गतिविधियों को मॉनिटर करना और उन्हें अप्लाई करवाना, मतलब उनके क्रियान्वयन के लिए कौन सा जो है लेवल जिम्मेदार होता है? टॉप, मिडिल, ऑपरेशनल, लोअर, तो मिडिल। हु फॉर्मुलेटेड PDCA, प्लान डू चेक एक्ट साइकिल, जो है सिस्टमेटिक अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, ये किसने दी थी? जोसेफ एम जुराल, शिगो शिंगो, डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग या फिलिप्स बी क्रॉसबाय? तो ये दी थी डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग ने। परेटो प्रिंसिपल इज नोन एज, जो परेटो प्रिंसिपल है इसको हम किस नाम से जानते हैं? 80-20 रूल से जानते हैं, लॉ ऑफ द विटल फ्यू से जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फैक्ट्री स्पैरसिटी से भी जानते हैं, है ना? तो ये ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा। द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, COQ, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी किसने डेवलप किया है? ज्ञानी जी तुगाची, एडवर्ड डेमिंग, फिलिप्स बी क्रॉसबाय या जोसेफ एम जुरॉल? तो ये की है जोसेफ एम जुरॉल ने। देखिए इनसे ही कम से कम 10 से ज्यादा क्वेश्चन इसी हम सीरीज में कवर कर चुके हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। क्वालिटी कंट्रोल हैंडबुक इज रिटन बाय, जो क्वालिटी कंट्रोल हैंडबुक है किसने लिखी है? तो ये भी लिखी है आपकी जोसेफ एम जुराल ने। हम सीधे आंसर पे आ जाते हैं, फिर कब लिखी है? तो 1951 में लिखी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये हमारे मैनेजमेंट के 100 क्वेश्चन थे। थैंक यू।